हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसकी क्या क्या मेजर्स हैं, और वन बाय वन सारी मेजर्स को हम डिस्कस करेंगे, उनके कैलकुलेशंस को सीखेंगे। ग्रुप डाटा में कैसे इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं, डिस्क्रीट जिसको ग्रुप डाटा, और कंटिन्यूस क्लासेस ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल में कैसे उन न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है, सारी चीज़ें वन बाय वन सीखेंगे। तो आज हम जानेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है और इसकी मापे क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जैसे कि नेम सेज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सेंटर मीन्स क्या होता है, सेंटर में सेंटर, और टेंडेंसी मीन्स होता है नेचर। जैसे जनरल सेंस में हम बात करते हैं कि यार उसका टेंडेंसी ऐसा है, मतलब उसका नेचर ऐसा है। तो सेंट्रल मीन्स होता है सेंटर, टेंडेंसी मतलब होता है नेचर। तो मैं एक स्केटर डायग्राम के थ्रू आपको पूरा इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्या जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो एक हम स्केटर डायग्राम से समझेंगे। स्केटर डायग्राम से समझेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमने स्केटर डायग्राम बनाया है और ये जितने भी डॉट्स हैं ये सारे क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। क्या है बच्चों, ये सारे जो हैं बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। यहाँ पे जितने भी डॉट्स हैं इनको ऑब्जर्वेशंस मान लो। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं तो होता क्या है, सारे ऑब्जर्वेशंस के अंदर एक ऐसी वैल्यूज होगी, ये सारे बहुत सारे नंबर्स हैं, यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे एक सेंटर्ड वैल्यू होगी। सेंटर्ड वैल्यू मीन्स ये एक सेंटर्ड वैल्यू, सेंटर वैल्यू। ये सेंटर वैल्यू जो है पूरे इस सारे ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि हम बोलते हैं ना, एक ग्रुप का लीडर होता है, वो ग्रुप का लीडर क्या होता है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर इसलिए बनाया जाता है कि वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर सके, पूरी क्लास को कंट्रोल कर सके। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है, उस ऑब्जर्वेशंस में एक ऐसी वैल्यू जो पूरे सारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रही है, मतलब पूरे ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर वैल्यू। ठीक है, सेंटर वैल्यू बोलेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं लोकेशन, या इसको हम क्या बोलेंगे, जो क्या कर रही है, एक सेंट्रल लोकेशन को शो कर रही है। ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन को। और इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू बोलेंगे ना, जो सारे ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब एक सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सेंटर पॉइंट इन द ऑब्जर्वेशंस दैट रिप्रेजेंट द होल इंटायर डिस्ट्रीब्यूशंस। एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को, पूरे इंटायर डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मतलब ये एक सेंटर वैल्यू है, सेंटर में एक वैल्यू है, उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी ये है, उसका नेचर ये है कि वो सारे ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी टेंडेंसी है। एक सेंटर में एक वैल्यू है, उसका टेंडेंसी, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर ये है कि वो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके बियॉन्ड उन सबको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ये लोकेशन को इसलिए हम लोकेशन भी बोल सकते हैं, इसको एवरेज भी बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो नोन एज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो नोन एज मेजर ऑफ लोकेशन। इसको लोकेशन भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर लोकेशन शो कर रही है जिसके चारों ओर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, और वो लोकेशन बाकी के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। और हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ एवरेज। मेजर ऑफ एवरेज, क्योंकि जब ये सारी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब वो वैल्यू क्या हो गई, एक एवरेज वैल्यू हो गई। तो यहां से इसकी डेफिनेशंस क्या बनेगी, सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन बन जाएगी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is representative of entire distribution is called average or measure of location or measure of सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। तो एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल के अंदर ये सारे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर एक ऐसा वेरिएबल, ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, इंटायर पूरी वैल्यूज को, सारे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी यहाँ ग्रुप में मेंबर हैं सबको रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप यू अंडरस्टूड।
यहाँ पे जो हमने समझा कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होता है, सेंटर मतलब नेचर, टेंडेंसी सेंटर मतलब सेंटर, और टेंडेंसी मतलब नेचर, मतलब ऐसी वैल्यू, सेंटर की एक ऐसी वैल्यू, उसका नेचर क्या है कि बाकी सारी वैल्यूज को वो रिप्रेजेंट कर रही है। इसको मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, और मेजर ऑफ एवरेज भी बोलते हैं। डेफिनेशन से हमने समझ लिया। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब इसकी कितनी मापें हैं, ठीक है, कितनी, इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं हिंदी में। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कितनी मापें इसकी? देयर आर। ये क्वेश्चन अक्सर जनरली बीएससी लेवल में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शंस में 1 2 3 4 एंड 5 होता है, तो देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट वन इज arithmetic mean, and the second one is median, third one is mode, fourth one is geometric mean, and fifth one is harmonic mean. ओके, अरिथमेटिक मीन्स हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, मीडियन मीन्स माध्यिका, मोड मीन्स बहुलक, जियोमेट्रिक मीन्स गुणोत्तर माध्य, हार्मोनिक मीन्स हरात्मक माध्य। ये 5 मेजर होती है किसकी? सेंट्रल टेंडेंसी की, ठीक है, 5 मेजर्स होती है सेंट्रल टेंडेंसी की। अब ये 5 मेजर्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, मतलब कि ये जो मेजर्स हैं इनके कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, ये इसके कैरेक्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। फॉर एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल हमने मानता है कि क्या होता है कि एक कोई फादर है, उसके क्या है 5 बेटे हैं। एक कोई फादर है, उसके कितने 5 बेटे हैं, ठीक है, ये फादर है, उसके 5 बेटे हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली याद हो जाएगी, है ना। कोई पिता है, उसके 5 बेटे हैं ABCD, तो हर कोई पिता चाहता है कि मेरे जो बेटे हैं उनके अंदर ये लक्षण होने चाहिए, मेरे जो सारे बेटे वो ऐसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पिता ने अपने क्या रखा यहाँ पे, उन्होंने अपनी बातें रखी कि मेरे जो 5 बेटे हैं वो ऐसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? उन्होंने बोला कि क्या होना चाहिए? संस्कारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला उन्होंने कैरेक्टर रख दिया कि मेरे 5 बेटे संस्कारी होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने रखा कि पढ़ने में अच्छे होने चाहिए, पढ़ने में अच्छे होने चाहिए। तीसरा होना चाहिए दूसरों का आदर करें, दूसरों का, बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। चौथे क्या होने चाहिए, है ना, संस्कारी होना चाहिए, पढ़ने में अच्छा आदर्श होने। इस तरह के फादर्स के कैरेक्टर्स होते हैं। चौथा कैरेक्टर्स आप जो भी ले सकते हैं, है ना। और संस्कारी होना चाहिए, पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए, ठीक है, और ज्ञानवान होना चाहिए, और ज्ञानवान होना चाहिए, गुणी होना चाहिए। तो ये एक फादर, हर बेटों के जो पिताजी होते, फादर होते, वो यही चाहते हैं कि हमारे जो बेटे होने चाहिए। जैसे एक फादर के 5 बेटे हैं, तो वो फादर चाह रहा था कि मेरे जो ABCD बेटे हैं वो कैसे होने चाहिए। मेरे बेटे जो संस्कारी होना चाहिए, पढ़ने में अच्छे होना चाहिए, बड़ों का आदर करने वाले होना चाहिए, सब के सब ज्ञानी होना चाहिए। ये इसके फादर ने अपनी बातें रखी कि मेरे बेटे ऐसे होना चाहिए। अब जब पर्टिकुलर बेटे की बात आएगी तो क्या वो ऐसे होंगे? ये जरूरी नहीं है कि 5 के 5 बेटे अपने पिताजी के जो 4 कैरेक्टर उन्होंने दिए हैं उसको फॉलो करें। हो सकता है A जो है संस्कारी हो बट पढ़ने में अच्छा नहीं हो, ओके, एंड B जो है वो ज्ञानवान हो लेकिन दूसरों को आदर नहीं करता हो। तो ये अपने पिताजी के जो कैरेक्टर, उसमें से 5 बेटे, उसमें से जो भी बेटा, ये 5, जैसे मान लो ये D वाला जो बेटा है, ये इन 4 कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, 4 कैरेक्टर को। तो पिता क्या बोलेगा कि मेरा जो D बेटा है वो आदर्श है। आदर्श मतलब एक अच्छा बेटा है, क्यों? क्योंकि वो मेरे जितने भी कैरेक्टर है सबको फॉलो कर रहा है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं किस वे में बात करना चाह रहा हूं। तो यहां मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया कि हर कोई पिता चाहता है कि मेरे बेटे के अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहां पे सेंट्रल टेंडेंसी के सेंस में बात करूं तो ये क्या है? पिता है, और ये 5 क्या है? इसके बेटे हैं। क्लियर है?
सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे क्या है, पिता है, और ये जो अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इसके बेटे हैं। तो ये चाहेगा कि मेरे जो पांचों बेटे हैं, मेरी जो पांचों मेजर है वो कैसी होनी चाहिए, वो कैरेक्टर हम यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये पिता चाह रहा है कि मेरी जो पांचों मेजर है वो कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? द फर्स्ट वन, इट should be rigidly defined. It should be rigidly defined मतलब कि मेरे जो पांचों बेटे हैं, मेरी जो पांचों मेजर हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, वो आसानी से परिभाषित होनी चाहिए। पांचों मेजर आसानी से परिभाषित होनी चाहिए, ऐसा पिताजी बोल रहे हैं। अब आसानी से परिभाषित होती है नहीं होती है, जब हम इसको पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। क्लियर है? आसानी से परिभाषित होनी चाहिए। दूसरा, it should easy to understand and easy to calculate। दूसरी उन्होंने कैरेक्टर बताया कि ये जो हमारी मेजर है वो आसानी से समझ में आनी चाहिए और गणना करने में भी आसान होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? आसानी से समझ में आनी चाहिए और उसका कैलकुलेशन भी आसानी से होना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहा है कि मेरी जो मापें हैं, मेजर है, वो ऐसी होनी चाहिए, क्या? आसानी से समझ में आनी चाहिए और आसानी से कैलकुलेशंस होना चाहिए। थर्ड वन की बात करें, इट शुड बी बेस्ड ऑन all the observations। ठीक है, थर्ड उन्होंने क्या, सेंट्रल टेंडेंसी ने क्या बोला कि मेरी जो मापें हैं वो जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उस सब पर निर्भर करनी चाहिए। सब पर निर्भर, जैसे हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, तो जो आंकड़े दिए हुए हैं हमको वो सारे आंकड़ों पर निर्भर होनी चाहिए, ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी ने बोला है। अगर ये सभी आंकड़ों पर निर्भर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो वो डीमेरिट्स हो जाएगा उसका। ठीक है, मतलब कि वो मेजर है जो सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसने बोला सेंट्रल टेंडेंसी के कि मेरी जो पांचों मापें हैं वो कैसी होनी चाहिए? सारे ऑब्जर्वेशन पर निर्भर होनी चाहिए। क्लियर? फिफ्थ वन, इट इज लिस्ट अफेक्टेड बाय fluctuation of sampling। It is least affected by fluctuation of sampling। अब fluctuation of sampling क्या होता है? मतलब सैम्पलिंग के कारण जो एरर आती है उससे कम प्रभावित होना चाहिए पांचों मेजर्स। अब सैम्पलिंग से एरर का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर्स हैं। ठीक है, एक सर्कल के अंदर 10 नंबर्स है। ओके, या 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उसमें से मैंने क्या किया यहाँ पे, सैंपल मतलब होता क्या है? सैम्पलिंग मतलब होता क्या? सैम्पलिंग मतलब कि हमें कुछ पार्ट सिलेक्ट करना। सैम्पलिंग एक प्रोसीजर होती है सैंपल को सिलेक्ट करने की, उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 स्टूडेंट है, मतलब 10 सैंपल है, उसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स को ले लिया। ठीक है, इन 2 स्टूडेंट्स को मैंने सिलेक्ट किया। आउट ऑफ 10 मैंने 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, मतलब मैंने यहाँ क्या किया, सैम्पलिंग की। ठीक है, 10 में से 2 को ले लिया, यहाँ पे 2 सैंपल। अब मैंने 2 स्टूडेंट्स को लेके यहाँ पे क्या किया, एक टेस्ट कंडक्ट किया। टेस्ट कंडक्ट किया 10 मार्क्स का, उसमें से फर्स्ट वन जो है वो 10 में से 10 लेके आया। पहला जो स्टूडेंट है 10 में से 10 लेके आया। तो इस सैंपल लेने के बाद, इस सैंपल लेने के आधार पर मैंने क्या बता दिया कि ये जो फर्स्ट नंबर वाला स्टूडेंट है वो इन पूरे ग्रुप में इंटेलिजेंट है। ठीक है, 2 बच्चों को मैंने सिलेक्ट किया, टेस्ट लिया और फर्स्ट वाला ने 10 में से 10 मार्क्स लाया और मैंने बता दिया कि इस पूरे ग्रुप में से जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एरर आने के चांसेस है। क्यों एरर आने के चांसेस है? क्योंकि मैंने 10 में से 2 ही स्टूडेंट्स को लिया। अगर मैं सारे स्टूडेंट्स को लेके टेस्ट करवाता हूं तो हो सकता है कि ये 8 नंबर वाला स्टूडेंट 10 में से 10 लेके आ रहा है, तो ये भी इंटेलिजेंट होगा। क्लियर है?
तो ये सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग यही होता है कि हमारे पास एक पूरा ग्रुप है, ग्रुप में से कुछ को हमने लेके एक्सपेरिमेंट किया और बता दिया कि पूरा ग्रुप इस तरह से होना चाहिए। तो क्या होगा, उससे सैम्पलिंग से एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, कि हमने भाई 10 ग्रुप में से 2 को ही ले लिया और एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि पूरा ग्रुप ऐसा है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एरर आती है। क्यों? क्योंकि अगर पूरे ग्रुप को लेते तो कुछ रिजल्ट अलग होता है। तो जो ये सैम्पलिंग के कारण एरर आती है वो कम से कम होनी चाहिए मेजर के अंदर, जैसा सेंट्रल टेंडेंसी ने बोला है। क्लियर? देन 5th वन की बात करते हैं। सॉरी, इट शुड भी आएगा, इट शुड बी, इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी much affected by extreme value. It should not be much affected by extreme value. मतलब ये जो हमारी मेजर्स हैं वो एक्सट्रीम वैल्यू से कम प्रभावित होनी चाहिए या अधिक ज़्यादा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब कम से कम प्रभावित होनी चाहिए मतलब क्या है इसका एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे हमने 2 ले लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो इस पूरी सीरीज में एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होगी? एक्सट्रीम वैल्यूज होगी जो सबसे मिनिमम वैल्यूज एंड सबसे मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो क्या होगी? एक्सट्रीम वैल्यूज होगी। एक्सट्रीम वैल्यू इसी को बोलते हैं जो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन और जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है उसको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है। तो इससे कम प्रभावित होनी चाहिए या ज्यादा प्रभावित नहीं होनी चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी की मापे। क्लियर है? एंड द लास्ट वन, एक कैरेक्टर और है इसका, लास्ट कैरेक्टर्स क्या होगा? लास्ट वन, इट शुड बी capable for further mathematical manipulation. It should be capable for further mathematical manipulation. ये इसका लास्ट कैरेक्टर है कि ये जो मापें हैं पांचों कैसी होनी चाहिए? ये मापें ऐसी होनी चाहिए कि उनका आगे हम गणितीय गणना कर सकें। ठीक है, जो हमारी मापें हैं पांचों उसकी हम आगे गणितीय गणना कर सकें। आगे गणितीय करना मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करता हूँ कि हमने क्या निकाला, किसी सीरीज का x1 बार, मतलब हमने मीन निकाला एक सीरीज का। ठीक है, हमारे पास एक n1 सीरीज है, उसका मीन क्या है? x1 बार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, x1 बार तो आ गया, मीन निकालना रहता है, मीन आ गया। फिर दूसरी एक और सीरीज है, उसका हमने क्या निकाला? x बार। इस सीरीज का भी क्या आ गया? x1 बार आ गया। ये लास्ट प्रोसीजर होती है, ये लास्ट स्टेप होती है अर्थमेटिक मीन की, कि मीन आ गया, हमारा कैलकुलेशन ओवर है। इस कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी कैरेक्टर, कि फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन होना चाहिए। मतलब कि रिजल्ट आने के बाद क्या हम उसको आगे और कैलकुलेट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कैसे? कि हमारे पास एक सीरीज का मीन है और ये दूसरी सीरीज का मीन है, इसको हम क्या करते हैं? ऐड करके एक नया मीन निकाल सकते हैं, ऐड करके नया मीन निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर फर्दर कैलकुलेशन होता है अर्थमेटिक मीन के अंदर। तो उसने बोला कि मेरी जो सारी मापें हैं पांचों, उसके अंदर क्या होता है? फर्दर कैलकुलेशन होना चाहिए। अब किस में होता है किस में नहीं होता, जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि किस में होता है किस में नहीं होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा बेटा है जो आदर्श बेटा है, मतलब सारे कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि अर्थमेटिक मीन क्या सारे कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, क्या मीडियन सारे कैरेक्टर्स को फॉलो कर रही है, या मोड सारे कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी सारे कैरेक्टर्स को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल मेजर बोलेंगे। पहले मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि कौन आइडियल मेजर होता है। तो अर्थमेटिक मीन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ये लिख लेना आप लोग, आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अलग अलग टर्म्स पूछे जाते हैं। मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब वही मोस्ट स्टेबल मतलब जो सबसे ज्यादा कैरेक्टर को फॉलो कर रही है, तो अर्थमेटिक मीन। मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो भी अर्थमेटिक मीन, मतलब सबसे विश्वसनीय, भाई जो सबसे ज्यादा कैरेक्टर फॉलो करेगी वही तो विश्वसनीय होगी। आइडियल मेजर, जो आदर्श बेटा होगा, कौन होगा? अर्थमेटिक मीन होगा।
ये हमने अभी से लिख दिया क्योंकि पहले से मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। जब हम आगे करेंगे अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ, जो हमने कैरेक्टर सेंट्रल टेंडेंसी ने बोले थे वो अर्थमेटिक मीन उसको फॉलो कर रहा है, मतलब वही क्या होगा, आइडियल मेजर होगा। क्लियर है? तो ये तो थे कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं मेजर अर्थमेटिक मीन की। क्लियर है? आप अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। फर्स्ट मेजर, ठीक है, फर्स्ट मेजर अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, इसको जनरल सेंस में मीन भी बोल देते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता क्या है? क्या होता है अर्थमेटिक मीन? इट इज ए सेट ऑफ वैल्यू इज देयर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ एन observation is there sum divided by number of observation, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, इट इज ए सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज देयर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, या तो आप डेफिनेशन याद कर लो जिससे आप क्या बना लोगे, फार्मूला, या फार्मूला याद कर लो जिससे आप क्या बना लोगे, डेफिनेशन। आपको दोनों में से एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन पता है, फार्मूला बना सकते हो, फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला क्या है, जैसा डेफिनेशन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला है? सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एक एन ऑब्जर्वेशन का सेट है। तो हमने यहाँ मान लिया कि एक्स आई मतलब क्या होगा यहाँ पे, x1 x2 अप टू क्या, xn। ठीक है, यहाँ पे i इक्वल टू क्या है, 1 to n। ये क्या है? एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया xi। ये क्या है? एक पूरा सेट हो गया ऑब्जर्वेशन का, जिसको हमने क्या बोला, xi बोला। i की जगह 1 रखेंगे तो x1 हो जाएगा, i की जगह 2 रखेंगे x2 हो जाएगा, i की जगह n रखेंगे तो xn हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो गया, सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। लास्ट में xn है तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर क्या बोला, इज देयर सम, मतलब अब जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इनका सम। अब इनका सम क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn, इज देयर सम हो गया। ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाया। इज देयर सम मतलब उनका जोड़, उन सबको हमने जोड़ा। फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, देखो कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n है, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे यहाँ पे, n, वो हमारा क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन। क्लियर है? फार्मूले से ही, डेफिनेशन से ही हमने फार्मूला बनाया है। क्या बोला था, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने यहाँ एक ऑब्जर्वेशन का सेट बनाया x1 x2 xn, जिसको हमने क्या बोला, xi बोला। फिर उसने बोला इज देयर सम, मतलब उनका जोड़। तो हमने क्या करा, इस पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को जोड़ा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn। फिर उसने बोला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल यहाँ पे, तो x1 x2 कहाँ तक जा रहा है, xn का, n ऑब्जर्वेशन है तो हमने n से डिवाइड कर दिया। तो इस पूरे को हमने क्या बोला, अरिथमेटिक मीन। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा, ये तो हमारा फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो x बार इक्वल टू, अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, x1 प्लस x2 प्लस x3 xn है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये प्लस क्या है, प्लस सिंबल है, इस प्लस सिंबल की जगह हम क्या ले लेंगे, समेशन। ये जो सम हो रहा है ना, तो इस प्लस सम जो कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, एक सिंबल दे दिया सम। इसका मतलब क्या होता है, यही प्लस सम होता है, समेशन दे दिया, समेशन। अब इस पूरी सीरीज को हमने किससे डिनोट किया था, i का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन xi हो जाएगा। i इक्वल टू क्या था, 1 to n, i इक्वल टू 1 to n था, तो i इक्वल टू 1 to n, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा था हमने, n। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है अरिथमेटिक मीन का। अब यहाँ पे अगर आपको इसको वापस कन्वर्ट करना हो तो क्या, समेशन हमने किसकी जगह समेशन लिखा, ये समेशन का सिंबल हमने प्लस की जगह लिखा, और इस पूरी सीरीज को xi से डिनोट किया था तो हमने क्या लिखा, xi। अब हम अगर वापस इसको ऐसे कन्वर्ट करना है तो समेशन की जगह प्लस लिखेंगे और xi की जगह 1, पहले 1 लिखेंगे, देन प्लस, फिर 2 लिखेंगे, तो x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn। वापस हम इसको इसी सीरीज में बना सकते हैं। तो इससे हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये जो हमारा निकल के आया है, ये क्या है, हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। आप सीधे इसको रटते हैं कि x बार इक्वल टू समेशन xi अपॉन n, x बार इक्वल टू समेशन xi अपॉन n, नहीं, रटने की जरूरत नहीं है।
करना क्या है हमको, बस डेफिनेशन को दिमाग में रखना है कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, उसका हमें क्या करना है, सम करना है और जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करना है। क्लियर है? और इसी को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये जो फॉर्मूला है ये अनग्रुप डाटा का है, अनग्रुप डाटा या इंडिविजुअल सीरीज, अनग्रुप डाटा या इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है। अब इसका एक हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा क्लियरली आ गया होगा। अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कैसे डेफिनेशन से हमने फार्मूला बनाया। अगर आपको फार्मूला याद है तो डेफिनेशन बना सकते हो। कर किया क्या हमने यहाँ पे, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज देयर सम डिवाइडेड बाई n, वही तो डेफिनेशन है, इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? तो अब इसका एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखेंगे अनग्रुप डाटा का। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल क्या ले रहे हैं, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज होगी हमारे पास 12, 13, 14, 8, 10, 9, 7, 15 और 5। ठीक है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, मीन ऑफ द सीरीज 11, 13, 14, 8, 10, 9, 7, 15 और 5। ये सीरीज हमको दी है, इसका हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कहा जाता है। ये हमेशा जो आपका मिड टर्म एग्जाम होता है 20 मार्क्स का सेमिस्टर के अंदर, उसमें इस टाइप की सीरीज पूछ ली जाती है कि ये सीरीज दी है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। तो आपको करना क्या है बच्चों, करना कुछ भी नहीं है। इसको सिंपल सा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो विद इन सेकेंड, पर मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। हमने क्या लिखा, 11, 13, 14, 8, 10, 9, 7, 15 और 5। अब हमें डेफिनेशंस को माइंड में रखना है। दो चीज़ें मैंने दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन, इस तरह की सीरीज आए तो डेफिनेशन को माइंड में रखना है। कैसे कि डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा देखो ना, ये क्या है, ये पूरा एक क्या है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का पूरा एक सेट दिया हुआ है। करना क्या है, इज देयर सम, मतलब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 5। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज देयर सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन है, इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। उसको हमने क्या बोला था, अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? डेफिनेशन से ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फार्मूला की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? अब इज देयर सम, तो इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लो, इसका कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 24 और 10, 34, 38 का 38 में जाएगा 46, 56 के 56 360, 66 एंड 7 73 और 10 83 88 और 5 93 बाई 9। आप कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक्स हो, बट प्रोसीजर आप समझ जाना कि इस देयर सम, इन सबको हमने टोटल किया और डिवाइडेड बाई 9 किया। तो अभी हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 1 टाइम जाएगा, भागने जाने की 10, देन 0.927, तो 10.3 इसका आंसर आएगा। सीधे 9 टाइम 10 टाइम जा रहा है, 9 ढाई 90 और 30 बचा तो 9.27, तो 10.3 इसका आंसर आया। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यहाँ हमको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें क्या था, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, इज देयर सम कर देना है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दिया हमने, हमारा क्या गया, आंसर आ गया। अगर इसको फॉर्मूले से करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल करना है, तो सबसे पहली चीज उसका फार्मूला सबसे पहले लिखें। ठीक है, अगर आपको इससे करना है फार्मूले से, तो फार्मूले से करने के लिए सबसे पहली चीज, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया तो सबसे पहली चीज क्या देखना है हमें, क्वेश्चन में पूछा क्या, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi अपॉन में n होता है, xi अपॉन में n होता है। तो ये जो वेरिएबल्स है, ये हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, xi मानेंगे, है ना, xi मानेंगे। तो वही समेशन दिया है, समेशन मतलब इनका जोड़,
तो इनका जोड़ वही आएगा 93। कितने ऑब्जर्वेशन है 19, तो वही आ जाएगा 10.3। तो फार्मूले से करने के लिए आपको पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा। और xi मतलब समेशन xi मतलब वही इन सब का जोड़ टोटल करोगे 93, मतलब आपका समेशन xi पहले कितना आएगा 93, n कितना है 9, ये फार्मूले में आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा एक टाइप का एग्जांपल और लेते हैं हम। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, फाइंड मीन ऑफ द सीरीज, सॉरी इस तरह से नहीं, इफ मीन ऑफ द सीरीज 11, 12, 8, 10, 7, 9 x plus 2 is 10, then find the value of x। ठीक है, हमें सीरीज दी है, उसमें हमको क्या दे दिया, सीरीज का मीन दे दिया कि हमारे जो सीरीज है इस सीरीज का मीन हमें दिया है पहले से 10 है और वैल्यूज दी है, तो उसमें हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है, हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही चलना है। तो हमारी सीरीज क्या है 11, 12, 8, 10, 7, 9 x और x plus 2, ये हमारी सीरीज है। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। अब वही हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हमें घबराना नहीं है, x आ गया तो कैसे क्या करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है, ये हमें सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स इज देयर सम 11 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 2, ये हमने इसको जोड़ा। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहां से नहीं काउंट करना, हमें यहां से काउंट करना है। क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ये x प्लस 2 है, ये पूरा एक काउंट होगा, इसको आप 2 काउंट नहीं करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 8। ये क्या होता है अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन कितना दिया है हमें 10 दिया है पहले से। क्लियर है, प्रोसीजर सेम है, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका हमने सम किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन में पहले से दिया है 10। क्लियर है, अब इस 8 को हम उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 80। क्लियर है, बटे में है, नीचे उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक x और 2x, ये क्या हो गया 2x, x वाले को अलग कर लिया हमने और बिना x वाले को जोड़ लेंगे। क्या हो रहा है, दोनों 11 हो गया, 11 और 7 18, 18 10 28, 28 और 8 36, 36 और 12 48, 48 और 10 48 10 59, 48 और 10 58, 58 और 59, ये आ गया 59। क्लियर है, अब ये 59 यहाँ पे क्या है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, मतलब 80 माइनस 59 इक्वल टू 2x। अब 59 को माइनस करो, कितना बच रहा है 1, और ये क्या बचा 2, कितना बचा हमारे पास 29। ठीक है, 80 में से 59 गया, 29 बचा, इक्वल की इधर क्या है 2x। अब यहाँ पे 2x ये क्या है गुणे में, उधर जाएगा तो बटे में, मतलब हमारा क्या हो जाएगा 21/2 इक्वल टू x। इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10.5 इक्वल टू x। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 10.5। अगर आपको चेक करना है कि अर्थमेटिक मीन आपका 10 है, तो ये जहाँ पे भी x है वहाँ पे 10.5 रख के जोड़ के फिर से अर्थमेटिक मीन निकालो तो 10 ही आएगा। ठीक है भाई, ये x की वैल्यू 10.5 आई, तो यहाँ पे 10.5 और यहाँ पे 10.5 आप रखोगे, रखने के बाद फिर से इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो 10 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो ऐसा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके मिड टर्म में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहे उसमें आते हैं, लेकिन करना ऐसे है, ये आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, नहीं तो फटाफट यहीं से जोड़ के हम डिवाइड करके निकाल सकते थे। तो ये पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही कि हमने क्या सीखा, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होता है, ठीक है, उसके कैरेक्टर मतलब कि जो मेजर्स है पांचों उसके कैसे कैरेक्टर होना चाहिए, और आज हमने अर्थमेटिक मीन का सिर्फ अनग्रुप डाटा जो इंडिविजुअल सीरीज है उसका कैलकुलेशन भी देखा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन देखा तो हमने दो चीज़ देखी,
इसकी डेफिनेशन को हम आसानी से परिभाषित कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसका समझ में इजी आसानी से आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन भी इजी है, सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर है। देखो जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका यूज किया हमने, यहाँ पे जितने ऑब्जर्वेशन थे सबका यूज किया हमने, मतलब सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर है। अब जब सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर है तो क्या होगा, सैंपलिंग से एरर कम आएगी। क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन को ले रहे हैं, अगर सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन को लेके करते बाकी को छोड़ देते तो एरर आती। सारे ऑब्जर्वेशन को कर रहे हैं तो सैंपलिंग से एरर भी कम आ रही है। इसका आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जब हम आगे और पढ़ेंगे तो आएगा इसमें, हम आगे इसका कैलकुलेशन कर पाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, बस इसका एक ही लॉ से एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। सारे ऑब्जर्वेशन पर निर्भर है तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, सबसे बड़ा वैल्यू होगा, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। कैसे होती है हम आगे बात करेंगे इसके लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट्स मोड में लिखिए येस, और आपकी जो क्वेरी है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ आपके क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप डाटा के साथ।